So guys, today we are going to discuss how to increase score in CUET. So we are going to discuss 10 very important tricks. अब कुछ लोग बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल लेते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत करते रहते हैं, उनके रिजल्ट इतने कम आते हैं. क्या कारण है? Difference is not in their intelligence level. Difference is in their strategy through which they are preparing for that exam. तो क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए CUET के लिए ताकि हम कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट ले सके? तो हम 10 इंपॉर्टेंट बातें करेंगे. अगर आप इन 10 को अप्लाई कर लिया तो डेफिनेटली आप टॉप कर जाएंगे पूरे CUET के अंदर. क्या देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है? ऑफ कोर्स यू शुड स्टार्ट अर्ली, एज अर्ली एज यू कैन. ऑफ कोर्स, बट ऐसा नहीं है कि 6th क्लास में स्टार्ट कर दे, बट क्लास 12 के शुरुआत में तो कर ही देना. अगर आपको पता है क्लास 12 के एंड में अगर आपको CUET लिखना है तो क्यों ना मैं पहले क्लास 12 के कम से कम शुरुआत से ही CUET के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने लग जाऊं. एट द एंड ऑफ द डे CUET से ही आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और CUET लिखना ही है तो क्यों ना उसके लिए हम शुरुआत से प्रिपरेशन करें. अब कैसे प्रिपरेशन करें? तो अब मेरे पास ज्यादा टाइम होगा, मुझे पता है कि क्या करना है. कई बच्चे जब फॉर्म भर देते हैं तब भागते हैं प्रिपरेशन करने आखिरी में 2 महीने में, 1 महीने के अंदर. तो आपको ऑफ कोर्स अर्ली स्टार्ट होगा तो ऑफ कोर्स आप हेड स्टार्ट आप आगे ले पाएंगे. सबसे पहले काम क्या करना चाहिए? तो जब भी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा किसी भी एग्जाम के लिए, नॉट ओनली फॉर CUET, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले हमें जो काम करनी चाहिए, जो ज्यादातर बच्चे सबसे लास्ट में करते हैं, वो ये कि हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने चाहिए. कारण ये कि यार बहुत हमें मंजिल पता होगी तभी तो हम उसका रास्ता बना पाएंगे. तो मंजिल पहले क्लियर कर लो कि पढ़ना क्या है, किस चीज के लिए आप पढ़ रहे हैं, वो क्या चाहता है आपसे, वो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है क्वांट में, वो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है रीजनिंग में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं उसने, डिफिकल्टी लेवल क्या है, वो सारी चीजें मैं पहले से डिसाइड कर लूं. पहले से मुझे क्लियर हो कि वो हम तो मैं फिर उसी हिसाब से प्रिपरेशन करूंगा. मुझे पता होगा कि मुझे इतना आता है, इतना नहीं आता है, इस लेवल का मुझे पढ़ना है और मुझे इतना टाइम चाहिए होगा इसके लिए, तो मैं उसी हिसाब से प्रिपरेशन करूंगा. ज्यादातर बच्चे ये काम लास्ट में करते हैं, पता नहीं प्रिपेयर क्या करे जा रहे हैं प्रिपेयर, और आखिरी में जब एग्जाम सर में आता है तो उस टाइम वो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने भागते हैं. मेरे एक्सपीरियंस से कहता है कि ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं. आप ना करें और आप शुरुआत में सबसे पहला ही काम क्या करें, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें. आप बोलेंगे सर हमें तो कुछ पता ही नहीं उस पेपर के बारे में, सॉल्व क्या करेंगे? तो उन्हें क्या नहीं पता है तुम्हें? तुम्हें परसेंटेज नहीं पता है? तुम्हें परसेंटेज पढ़ा होगा ना क्लास 10 तक, तो सब कुछ पढ़ा हुआ है क्लास 7 8 तक, तो वही तो पूछ रहा है वो. प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ा हुआ है ना, तो आपको फ्लेवर मिल जाएगा ना कि किस तरह के क्वेश्चन वो पूछ रहा है. आपको आइडिया हो जाएगा कि उन टॉपिक्स में से वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है. अगला पॉइंट, आइडेंटिफाई ऑल द टॉपिक्स. तुम्हें क्या आता है, क्या नहीं आता है, वो क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस डिफिकल्टी लेवल तक तुम जा सकते हो, कितना तुम्हें और अपग्रेड करना है. ये सारी चीजें हम पहले से आइडेंटिफाई कर लें. ये कब करेंगे? ऑफ कोर्स जब आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो पहले से ही सारे टॉपिक की लिस्ट बना लें, सारे टॉपिक समझ लें कि ये वो पूछ रहा है. प्रीवियस ईयर पेपर जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा रेलेवेंट है, कौन से टॉपिक कब रेलेवेंट है. तो प्रिपरेशन करते समय भी तुम्हें पता होगा कि कौन से टॉपिक में मुझे ज्यादा टाइम देना चाहिए, कौन से टॉपिक को अवॉइड करना चाहिए, है ना. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइडेंटिफाई ऑल द टॉपिक्स, आइडेंटिफाई डिफिकल्ट लेवल और पैटर्न ऑफ कोर्स. रिलेवेंट स्टफ पढ़िए. ये एक CUET के साथ, इस एग्जाम के साथ एक बड़ी दिक्कत ये है कि ज्यादातर कोचिंग जो गाइड करने वाले जो लोग हैं या कोचिंग कर देने वाले लोग हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. वो ये क्या गलती कर रहे हैं कि वो कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ाए. क्यों? और रीजन वो ये देते हैं कि CUET अभी 2 ही बार हुआ है, क्या पता क्या आ जाए. क्या पता क्या आ जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप लॉगरिथम बढ़ा देंगे. क्या पता क्या आ जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप रिमाइंडर्स के डीप क्वेश्चन कराने लग जाएंगे. ऑफ कोर्स वो लॉगरिथम में अलजेब्रा के डीप क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला है. वो उसने बताया ना मैं 7th क्लास तक का 8th क्लास तक का कोर्स पूछूंगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्वांट के नहीं पूछने वाला है. उसका मकसद आपके क्वांट चेक करना नहीं है, उसका मकसद आपकी जीके चेक करना नहीं है. उसका मकसद इज यूजिंग दीस टूल्स टू चेक योर मेंटल एबिलिटी. क्या बड़े कोर्स के लिए आप एलिजिबल है भी या नहीं है जो आप कॉलेज में पढ़ाया जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑफ कोर्स वो वही सब्जेक्ट्स पूछेगा जो पिछले 2 सालों से पूछे जा रहे हैं. डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो हमें ऑफ कोर्स अगर वो डिफिकल्टी लेवल अभी 3 दे रहा है तो एकदम से 10 नहीं दे देगा. हाँ, 4 5 6 तक जा सकता है, तो हमें वहां तक तो पढ़ना ही चाहिए. लेकिन इररिलेवेंट स्टफ बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए. बेतुकी चीजें जो फालतू की जो पढ़ाए जा रहे हैं कुछ बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने कोर्स के नाम पर, अवॉइड करिए उसको. रिलेवेंट स्टफ पढ़िए. और रिलेवेंस से आप कैसे जज कर पाएंगे? एक
जज आप जब अपना टीचर देखिए तो वो कम से कम 14, 15, 18 साल उसके कोचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि उसको पता हो कि कौन से एग्जाम में क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। एग्जामिनर का माइंड रीड करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए दुनियादारी के। और दूसरी बात ये है कि जब वो क्वेश्चन आप जब करेंगे तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, आपने खुद प्रीवियस पेपर सॉल्व करे होंगे, तो आपको भी एक आइडिया होगा कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। रिलेवेंसी आप और आपके जो मैच्योर टीचर हैं वो बैठ के डिसाइड करें कि क्या चीज रिलेवेंट है, क्या चीज इररिलेवेंट है। फालतू अपने मेहनत ना करें, ऐसी मेहनत ना करें जिसमें टाइम खराब हो रहा हो हमारा, क्यों? देन टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों? हम प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस जनरली बच्चे अवॉइड कर रहे होते हैं, और वो आखिरी टाइम में जब मॉक्स दिख रहे होते हैं, आखिरी टाइम में एग्जाम जब सर पे आ जाता है, तब वो टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं। देखो बहुत फर्क होता है गाइस, क्वेश्चन को बिना टाइम के सॉल्व करना, जब आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, या टाइम बाउंड में उसको सॉल्व करना। आपकी एफिशिएंसी आधी हो चुकी होती है टाइम बाउंडेड में। टिक टिक आपके सर पे प्रेशर चल रहा होता है टाइम का, और उसमें आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है। तो एग्जाम में तो यू डोंट हैव अ होल डे, तो एग्जाम में तो उसी टाइम में परफॉर्म करना है ना आपको, जितना लिमिटेड टाइम है। तो घर में प्रिपरेशन करते समय क्यों ना हम टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करें। तो उसी वही एनवायरनमेंट घर में भी होना चाहिए ना प्रैक्टिस करते समय। तो ऑफ कोर्स आपको पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, लेकिन उसके बाद उसी क्वेश्चन को टाइम के अंदर भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप शुरुआत से ही, या शुरुआत के जब आपका 1-2 महीने शुरुआत की प्रिपरेशन हो जाए, कुछ एक लेवल बन जाए, तो तब से ही आप टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। मॉक्स देखें, सेक्शन टच देखें। अगला पॉइंट ये है कि कंसेप्ट को समझिए, और ऑफ कोर्स ट्रिक्स तो आपको शॉर्टकट ट्रिक्स तो जाननी ही है। लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाक होता है। एग्जाम में आप क्या, बच्चे जनरली क्या करते हैं, वो सिर्फ ट्रिक रट लेते हैं, भाड़ में जाए उसका मतलब क्वेश्चन का। एग्जामिनर चालाक है, वो आपका दिमाग टेस्ट करने के लिए वो जानता है कि कई बच्चे ट्रिक रट के आएंगे, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में हल्का सा हेर फेर कर देगा, और वो ट्रिक फेल हो जाएगी। अब समझदार बच्चा क्वेश्चन को समझ के उसका भी आंसर जल्दी से दे सकता है, ट्रिक रटने वाला बच्चा तो वहीं फेल हो जाएगा। और ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, मैक्सिमम जनता ये गलती करती है। कंसेप्ट को भी समझिए, ट्रिक्स को भी समझिए, अपनी प्रिपरेशन पूरी रखिए। पूरी तभी होगी जब आपको कंसेप्ट भी पता हो और उसके पीछे के ट्रिक भी पता हो। सिर्फ कंसेप्ट पता हो, ट्रिक ना पता हो, सिर्फ ट्रिक पता हो, कंसेप्ट ना पता हो, दोनों ही सूरतों में आप मात खा जाएंगे। अच्छा, अगला, वहां पे 60 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको अपने 50 क्वेश्चन ढूंढने हैं, और आपके 50 क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वही हो जो आपके दोस्त के भी हो। क्यों? हो सकता है कि किसी के मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है, जीके में हाथ थोड़ा तंग है, तो उसको जीके अवॉइड करके मैथ्स और रीजनिंग वाले क्वेश्चन करने चाहिए। हो सकता है कि किसी की जीके आसान अच्छी है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो उसको मैथ्स वाले क्वेश्चन कठिन वाले अवॉइड करके जीके वाले क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करना चाहिए। बट आपको अपने 50 क्वेश्चन करने हैं। मेक श्योर कि आप अपने 50 क्वेश्चन करेक्ट करके आए। जिनमें भी थोड़ा सा डाउट है उनको छोड़ दीजिए। और अपने 50 क्वेश्चन चूज करते समय फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको मॉक्स लिखने पड़ेंगे, और उसमें वहां पे आपको प्लेग्राउंड है आपका मॉक्स, वहां पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस और नो? अगला है, ऑफ कोर्स प्रिपरेशन के दौरान भी और एग्जाम में भी, मॉक्स में भी, अपना माइंड कूल रखिए, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए। एप्टीट्यूड जो होता है ना, वो कॉन्फिडेंस का गेम होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है तो आप कुछ भी कर जाएंगे, कॉन्फिडेंस लो है तो 2 के टेबल में फंस जाएंगे। यस और नो? और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? बहुत जल्दीबाजी करके आता है क्या? नहीं। जितना कॉन्फिडेंट बंदा होता है ना बॉस, वो उतना कूल और काम होता है। Am I making sense? तो शांत रहिए, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, प्रिपरेशन करिए, मेहनत करिए, और जब आप मेहनत करेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा तो मैच्योरिटी अपने आप आएगी, शांति अपने आप आएगी। जल्दीबाजी, स्पीड क्या है? बहुत तेजी से पेन चलाने का नाम स्पीड नहीं है। क्वेश्चन को समझ के उसके जड़ में हिट करके सीधा ऑप्शन में टिक मारने का नाम स्पीड है। तो समझने में जोर लगाइए, बहुत तेजी से पेन चलाने के बजाय। यस और नो? नेक्स्ट इज, ऑफ कोर्स स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ मैटर्स। आपके पास स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं है, तुक्के मारे जा रहे हैं बैठे बैठे। एक्यूरेसी है, स्पीड नहीं है, 4 ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं 1 घंटे के अंदर, तो दोनों ही बार तो में आप मात खा जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको? प्रैक्टिस ऐसी करनी पड़ेगी ताकि आपको स्पीड भी आपकी बढ़े और आपकी एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी हो। तो एक्यूरेसी 85 to 90% आपको चाहिए होगी। पूरे एक्यूरेट करके आए, सही मार्क करके आए। नेगेटिव मार्किंग होती है, और वहां पे नेगेटिव मार्किंग करवाना एक क्राइम है गाइस। ऑप्शन अगर सी है तो मेक श्योर कि ए, बी और डी नहीं है आंसर। तो और स्पीड तो ऑफकोर्स बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी? प्रैक्टिस के थ्रू बनेगी। और लास्ट, रिवाइज करते रहिए। ऐसा ना हो कि एक टॉपिक आज पढ़ा और 3 महीने बाद फिर उसका नंबर आ रहा है, फिर तो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा ना।
तो आपने कोई टॉपिक पढ़ा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आपने क्वेश्चन कर लिए 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन सॉल्व करे, क्या करना चाहिए? एक हफ्ते बाद क्यों ना उसके फिर से 5-7 क्वेश्चन लेके बैठ जाऊं, फिर उसके एक हफ्ते बाद 10 दिन के बाद फिर से उसके 5-7 क्वेश्चन लेके बैठ जाऊं। हो जाएगी मैंने आज उसके 150 क्वेश्चन करे और 3 महीने बाद फिर से आए ये क्या है, ये तो नया आ गया, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे, फिर मुझे दोबारा से रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना पड़ेगा, वो तो साइकिल फिर विशेष साइकिल है, उसमें फंस जाऊंगा मैं। रिवाइज कंटिन्यूअसली, लगातार पढ़िए, छोटी छोटी बातें हैं। मैं रोज 5 वर्ड याद करता हूँ तो एक महीने में 150 वर्ड याद होते हैं, पर क्या मैं रोज 5 वर्ड याद करता हूँ? नहीं करता ना, पॉइंट यही है। तो हमें छोटा छोटा भी रोज करना है, लेकिन उसको वो कंपाइल होता रहेगा, कंपाइल अप, और वो ऑफ कोर्स बड़ा आपको रिजल्ट्स देके जाएगा। So that's all from my side, 10 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, अप्लाई करिए, देखिए क्या रिजल्ट आते हैं।